आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जो है वैज्ञानिक प्रबंध फ्रेडरिक विंसलो टेलर के ऊपर। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर, और इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध में जो योगदान दिया है वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। फ्रेडरिक विंसलो टेलर यानी वैज्ञानिक प्रबंध के पिता जनक अमेरिका के निवासी थे, और उन्होंने जो पुस्तकें लिखी, कई बार परीक्षा में उनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं, तो तीन प्रमुख पुस्तकें हैं उनकी। पहली है शॉप मैनेजमेंट, दूसरी है पीस रेट सिस्टम, और तीसरी है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इन पुस्तकों के नाम याद रखें आप। इसके अलावा ये देखना है कि उन्होंने जो अपना योगदान दिया है, अन्य प्रशासनिक चिंतक जो हैं हमारे उनके विपरीत टेलर ने अनुभव और प्रयोग के आधार पर, यानी जो काम उन्होंने खुद ने किया इन दो खास तौर से फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, मिडवेल स्टील कंपनी और बेथलेहेम स्टील कंपनी, इनसे उनको जो अनुभव प्राप्त हुआ, यहाँ पर इन्होंने जो विभिन्न प्रयोग किए, उसके आधार पर टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध का विकास किया। ऐसा नहीं है कि टेलर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध में योगदान दिया। कुछ व्यक्ति टेलर से पूर्व भी हैं, कुछ व्यक्ति टेलर के बाद भी हैं, उनके साथ भी हैं लेकिन मुख्य योगदान टेलर का है, इसलिए इसको जो है वैज्ञानिक प्रबंध का पिता टेलर को माना जाता है। अब आगे हम लेते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध का उदय क्यों हुआ, ऐसी क्या आवश्यकता हो गई थी कि वैज्ञानिक प्रबंध का उद्गम हुआ। तो हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति के कारण कुछ ऐसी समस्याएं संगठनों में उत्पन्न होने लग गई थी जिनका समाधान करने में परंपरागत प्रबंध, यानी जो वैज्ञानिक प्रबंध से पहले विद्यमान था, वो प्रबंध, वो मैनेजमेंट असफल हो गया उन समस्याओं को डील करने में। इसलिए वैज्ञानिक प्रबंध का उद्गम हुआ। परंपरागत प्रबंध में क्या कमियां थी ऐसी जो वैज्ञानिक प्रबंध ने दूर की, वो देखेंगे हम आगे। वैज्ञानिक प्रबंध क्या जानना चाहता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक प्रबंध क्या है आखिर? वैज्ञानिक प्रबंध सिंपल सी बात है कि कार्य कुशलता बढ़ाने के तरीके जानना चाहता है। एक संगठन में जो काम होता है, काम किया जाता है, जैसे कोई औद्योगिक संगठन, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है कपड़ा बनाने की, या कोई ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री है, वहाँ पर जो काम हो रहा है उस काम को कैसे कुशल बनाया जाए। कुशलता का अर्थ है कि खर्चे कम से कम हो, लागत कम से कम आए और उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो। दो तरफा है ये। एक तरफ खर्च कम किया जाए, वेस्टेज कम किया जाए, कॉस्ट कम की जाए, और दूसरी तरफ प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। प्रोडक्शन बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि बहुत सारा उत्पादन जो घटिया क्वालिटी का है वो कर दिया जाए, नहीं, क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन करनी है। तो कार्य कुशलता बढ़ाने का मतलब है कि उत्पादन बढ़ाना, एक तरफ उत्पादन ज़्यादा हो पहले के मुकाबले, और दूसरी तरफ खर्चा उसमें कम से कम आए, ये वैज्ञानिक प्रबंध जानना चाहता है। और इस काम में परंपरागत प्रबंध असफल था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि किस प्रकार से कार्य कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी चीज है, वैज्ञानिक प्रबंध ये देखना चाहता है कि ये जो तरीके खोजेगा ये वैज्ञानिक प्रबंध कार्य कुशलता बढ़ाने के, क्या वो सार्वभौमिक है? क्या सार्वभौमिक का अर्थ ये हुआ कि वे तरीके क्या सभी संगठनों में समान रूप से लागू किए जा सकते हैं? क्या सभी देशों में, सभी काल परिस्थितियों में, चाहे उन देशों की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो या समाजवादी हो या मिश्रित हो, या वहाँ राजनीतिक प्रणाली कैसी भी हो, क्या सभी जगह, या वो संगठन किसी भी प्रकार का हो, चाहे सरकारी संगठन हो या निजी संगठन हो, सब जगह उनको लागू किया जा सकता है क्या, ये वो देखने का प्रयास करता है। तो महत्वपूर्ण चीज है कि कार्य कुशलता बढ़ाना। पूरा फोकस, यदि मैं वैज्ञानिक प्रबंध को एक शब्द में डिफाइन करना चाहूँ तो मेरा शब्द ये रहेगा
कि वैज्ञानिक प्रबंध चाहता है कि कार्य कुशलता कैसे बढ़े, और कार्य कुशलता के मैंने 2 आयाम बताए हैं आपको अभी। एक आयाम है कि उत्पादन बढ़े, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और दूसरी तरफ खर्चे, वेस्टेज या लागत कम से कम आए। अब अगला इसमें पॉइंट रहेगा कि वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, और एक है उसका दार्शनिक पक्ष। यह भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। इसके 5 पॉइंट है सिंपल, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। अब हम लेते हैं वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी केंद्रीय विचारधारा। अर्थ समझिए, अर्थ है कि विशिष्ट ज्ञान के आधार पर कार्य का सुव्यवस्थित संपादन करना। विशिष्ट ज्ञान का अर्थ हुआ विशेष ज्ञान, यानी एक कार्य विशेष का ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान के आधार पर ही आप उस कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से संपादित कर सकते हैं। टेलर की परिभाषा देखिए, थोड़ा और ज्यादा स्पष्ट होगा। यह जानने की कला है कि आप अपने श्रमिकों से क्या करवाना चाहते हैं। पहले तो ये तय कीजिए कि आप अपने लेबर्स जो है, आपकी जो लेबर हैं, मजदूर हैं, उनसे आप क्या करवाना चाहते हैं दिन भर में। उसके बाद फिर ये देखना कि वह इसे सर्वोत्तम, सर्वोत्तम का अर्थ है सबसे अच्छा तरीका, द बेस्ट, सर्वोत्तम और मितव्ययतापूर्ण। अभी मैंने कार्यकुशलता शब्द का जिक्र किया था। मितव्ययता का भी अर्थ वही है कि कम से कम खर्च हो, उसमें वेस्टेज बिल्कुल ना हो, लागत कम से कम आए। तो सर्वोत्तम और मितव्ययतापूर्ण तरीके से कैसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए एक बड़ी बात है इस परिभाषा में, यह जानने की कला कि आप अपने श्रमिकों से क्या करवाना चाहते हैं। टेलर किसको कह रहा है ये बात? ये कह रहा है उस कारखाने या फैक्ट्री के प्रबंधकों को, कि आप पहले जान लीजिए कि आपको अपने लेबर से करवाना क्या है। परंपरागत प्रबंध जो आया उसमें यही कमी थी कि प्रबंधकों को पता ही नहीं होता था कि उन्हें अपने श्रमिकों से करवाना क्या है। वो श्रमिकों को खुद को ही कहते थे कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कीजिए, जो कि गलत था। उसके बाद फिर ये देखना कि अब ये देखना, और कौन देखेगा, ये भी प्रबंधक देखेंगे। उनको तय करना है कि उस काम को जो श्रमिकों से उनको करवाना है, उस काम को करने का सबसे अच्छा और सबसे कम खर्चीला तरीका कौन सा है, यह तय करना। तो कहने का अर्थ है कि टेलर ने जो है इस पूरे कार्य की जिम्मेदारी जो डाली है, वो मजदूरों पर न डाल के किस में डाली है? प्रबंधकों पे। प्रबंधकों का काम ही यही है संगठन में कि वो तय करें कि श्रमिकों से आज पूरे दिन में क्या करवाना है, कितना काम करवाना है, किस तरीके से करवाना है, उसका सर्वोत्तम तरीका भी वही खोजे। कौन? प्रबंधक। और वो तरीका मितव्ययतापूर्ण होना चाहिए, यानी कम से कम खर्चीला होना चाहिए, अच्छा से अच्छा प्रभाव उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। आगे देखिए, ये कुल मिला के इसका सार क्या है विचारधारा के रूप में, यदि हम वैज्ञानिक प्रबंध को कहना चाहें तो यह है कि ये औद्योगिक संगठन जो हमारे हैं, अभी मैंने उदाहरण दिया जैसे एक ऑटोमोबाइल कंपनी है या स्टील कंपनी जिनमें टेलर ने काम किया, या कोई कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, उसकी जो उत्पादन करने की रीतियां हैं और वहाँ की जो प्रबंध की, मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, प्रबंधक अपना जो काम करते हैं, निर्णय लेते हैं, उसमें वो चाहता है कि वैज्ञानिक विधियों का उपयोग हो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी प्रोडक्शन में और मैनेजमेंट में, दोनों में वैज्ञानिक विधियों का उपयोग टेलर करवाना चाहता है। एक और चीज़ इसमें आती है, आप यदि जो मैंने नोट्स या पीडीएफ भेजे हैं उनमें देखेंगे, इसी परिभाषा को थोड़ा सा विचारधारा को और आगे जोड़ा है कि इसने इसका लक्ष्य क्या था, क्या लक्ष्य था। इसने संगठन के निचले स्तर पे ध्यान लगाया। निचले स्तर का अर्थ हो गया कि श्रमिक स्तर, श्रमिक स्तर पर उसने ध्यान लगाया कि श्रमिकों का जो काम काज है उसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन इसको अच्छा बनाने की जिम्मेदारी किस पे डाली? प्रबंधकों पे। ये ध्यान रखना है। चलिए आगे हम इसका एक दार्शनिक पक्ष लेते हैं जो इस प्रकार है। दार्शनिक पक्ष देखें, 5 बिंदु हैं ये, इनको याद रखना है। फिर उसके बाद लेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के 4 सिद्धांत। ठीक है, तो पहला देखिए
विज्ञान न कि काम चलाऊ सिद्धांत, यानी प्रत्येक जो उत्पादन प्रक्रिया और प्रबंध की जो प्रक्रिया है उसके प्रत्येक पक्ष में वैज्ञानिक विधि का उपयोग किया जाना चाहिए, न कि कोई जुगाड़ लगाना चाहिए। यह है काम चलाऊ सिद्धांत। यहाँ पर एक शब्द का उपयोग किया है टेलर ने, अंगूठा टेक नियम। अंगूठा टेक नियम, अंगूठा टेक नियम का अर्थ हो गया कि आप विज्ञान के बजाय कोई जुगाड़ू विधि का इस्तेमाल करते हैं। श्रमिक अपने दिमाग में संचित कोई परंपरागत ज्ञान, परंपरागत विधि कि पहले उसने ऐसा किया था, अब भी ऐसा हो सकता है, इस तरह का कोई जुगाड़ यूज करता है तो उसको कहते हैं अंगूठा टेक नियम। वो नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एक जगह क्या होना चाहिए, विज्ञान विज्ञान और विज्ञान। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है संयोग न कि व्यक्तिवाद, यानी प्रत्येक जो ग्रुप है, प्रबंध वर्ग है, और जो दूसरा वर्ग है श्रमिक वर्ग, उनमें आपस में सहयोग होना चाहिए, व्यक्तिगत खींचतान नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक श्रमिक में भी कोऑपरेशन होना चाहिए, प्रबंधकों में भी आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए। ऐसा ही इससे रिलेटेड है सौहार्द न कि वैमनस्य। सौहार्द होना चाहिए, यानी कि संगठन में अच्छा माहौल होना चाहिए, शत्रुता या वैमनस्य का माहौल नहीं होना चाहिए। एक फिर पॉइंट आता है अधिकतम उत्पादन न कि सीमित उत्पादन। उत्पादन ज्यादा से ज्यादा, अभी हमने पहले भी देखा था, कुशलता बढ़ाने का मतलब क्या है, उत्पादन अधिक से अधिक हो और लागतें कम से कम आए। तो अधिकतम उत्पादन का अर्थ यहाँ इसका कारण भी है उत्पादन। यदि आपने अर्थशास्त्र में थोड़ी सी जानकारी हो तो जो जो उत्पादन बढ़ता जाता है प्रति इकाई लागत कम होती जाती है। तो उत्पादन जितना ज्यादा होगा उतना ही लागतें कम होगी और उस संगठन को फायदा प्राप्त होगा। उत्पादन ज्यादा होने से बिकेगा तो रेवेन्यू भी ज्यादा आएगी, लाभ भी ज्यादा होगा, यानी कहने का अर्थ है सभी को लाभ होगा। उधर ग्राहकों को भी सभी को वस्तु मिलेगी, यदि उत्पादन कम हो तो सबको वस्तु नहीं मिल पाएगी, इस प्रकार से। फिर है एक आखिरी कि श्रमिकों की जो कुशलता है उसका परम बिंदु यानी मैक्सिमम विकास होना चाहिए। अधिकतम जितना एक श्रमिक जिसको एक विशेष कार्य दिया है, या यह ध्यान रखना है प्रत्येक श्रमिक को एक विशेष कार्य दिया जाता है। शुरुआत में भी हमने कहा था विशिष्ट ज्ञान के आधार पर कार्य का सुव्यवस्थित संपादन, यानी हर श्रमिक एक विशेष कार्य करेगा और उस कार्य में भी उसकी जो कुशलता है वो परफेक्ट होनी चाहिए, 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए उसको प्रशिक्षण देके या किसी भी प्रकार से कि उसकी कुशलता अधिकतम हो। आगे आता है वैज्ञानिक प्रबंध के 4 सिद्धांत जो टेलर ने बताए हैं। पहला सिद्धांत है कि काम के एक वास्तविक विज्ञान का विकास किया जाए। ये फिर बार बार आ रहा, विज्ञान न कि काम चलाओ सिद्धांत बिल्कुल मिलता जुलता है। काम के वास्तविक विज्ञान का मतलब हो गया कि पहला तो यह तय करें कि एक पूरे दिन में एक कितना काम एक व्यक्ति कर सकता है, उसको एक फेयर डे वर्क कहते हैं कि समुचित दिन में किया जा सकने वाला काम। एक व्यक्ति कितना काम कर सकता है उसका तय किया जाए प्रबंध द्वारा। फिर उस काम के प्रत्येक हिस्से जिसको कहते हैं कार्यांश यानी जॉब, तो प्रत्येक जॉब के लिए वैज्ञानिक विधि डेवलप करे। कौन करे? प्रबंध। और उस वैज्ञानिक विधि से श्रमिक को अवगत कराए, वो जाने कि इस काम को इस विधि से करना है। ठीक है। उसके बाद अगला आता है श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी श्रमिक को उठा के फैक्ट्री में नहीं लगाना है, कारखाने में नहीं लगाना है। उनके लिए बाकायदा टेस्ट लिए जाएं, चाहे आप शारीरिक टेस्ट हो यानी काम करके दिखाने वाले टेस्ट हो, या कोई लिखित परीक्षा हो, या साक्षात्कार हो, इस तरह के टेस्ट लिए जाएं। फिर उनको प्रशिक्षण दिया जाए, बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाए, तभी तो श्रमिक की कुशलता का परम विकास होगा। चरम बिंदु तक, अल्टीमेट पॉइंट तक विकास तभी होगा जब उसको ट्रेनिंग मिले पर्याप्त। उसके बाद आया कार्य का समान वितरण। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं, काम समान रूप से कार्य का वितरण का अर्थ है कि जिम्मेदारी समान हो। ये यहाँ ध्यान रखना है, जिम्मेदारी। ये नहीं है कि जो काम लेबर करेगा वही काम मैनेजमेंट भी करेगा, ऐसा तो होगा नहीं। मैनेजमेंट का काम अलग है, लेबर का काम अलग है, लेकिन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भार है, वो बराबर होना चाहिए। उसके बाद आया
श्रम प्रबंध सहयोग, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इन 2 पॉइंट में भी यही बात है कि श्रमिकों और प्रबंधकों में सहयोग होगा, आपस में एक दूसरे को विरोधी न मान के अपना सहयोगी मानेंगे, तभी वैज्ञानिक प्रबंध विद्यमान होगा। आगे एक मानसिक क्रांति की अवधारणा भी अपन इसमें देखेंगे। लीजिए, अब 3 ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन पे अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं, और साथ में बड़े प्रश्न में इनका समावेश करना होता ही है, नो डाउट। तो ये 3 पॉइंट क्या है, इनको जरा अच्छे से देखना आप सभी को। पहला है अपवाद का सिद्धांत। अपवाद का सिद्धांत टेलर ये कहना चाह रहा है कि केवल अपवादजनक मामले, एक्सेप्शनल मामले ही उच्च स्तर के जो प्रबंधक हैं उन तक पहुंचने चाहिए, और बाकी जो मामले हैं, शेष जो मामले हैं, उनका निस्तारण निम्न स्तर पर ही कर दिया जाना चाहिए। उदाहरण के रूप में आप इसमें देखिए कि यहाँ A, B, C और D है, यहाँ E, F, G है। प्रत्येक मामला यहाँ नहीं जाना चाहिए A के पास, यानी कुछ मामले D अपने स्तर पर निपटा ले, कुछ मामले C निपटा ले, इसी प्रकार से इधर वाले निपटा ले, यानी केवल अपवादजनक मामले ही उच्च स्तर पर जाना चाहिए। शेष मामले कौन निपटाए? शेष मामले अधीनस्थ निपटाए। इसका फायदा क्या होगा? अपवादजनक मामले को मैं एक और शब्द यूज करूंगा, अमानकीकृत मामले, यानी जिनके मानक तय नहीं है, स्टैंडर्ड्स तय नहीं है। टेलर ने एक शब्द मानकीकरण का बार बार उपयोग किया है। मानकीकरण का अर्थ होता है कि एक निश्चित आपने पैमाना तय कर दिया है, उससे यदि थोड़ा सा विचलन होता है तो ऐसा मामला ऊपर जाए, वो अपवादजनक मामला कहलाएगा। लेकिन यदि किसी का मापक या मानक पहले ही तय कर दिया है, ऐसे मामले जो है अधीनस्थों द्वारा निपटाए जाने चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि उच्च प्रबंधकों का समय बचेगा और ज्यादा से ज्यादा मामले निम्न स्तर पर ही निपटा लिए जाएंगे। तो उच्च प्रबंधक अपना जो कार्य है या अपना जो समय है वो नीतिगत मामलों, पॉलिसी मैटर पे दे पाएंगे। इसके बाद आया क्रियात्मक फॉरमैनशिप। क्रियात्मक फॉरमैनशिप में टेलर ने कहा कि भाई कार्य का जो क्रियान्वयन है, क्रियान्वयन और नियोजन 2 अलग अलग भागों में उसने बांट दिया। नियोजन का कार्य उसने कार्यालय स्तर पर रखा, कार्यालय पे। क्रियान्वयन का कार्य उसने कारखाने में रखा, कारखाने स्तर पर। इस प्रकार से नियोजन और क्रियान्वयन को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया। 4 व्यक्ति उसने कार्यालय स्तर में बताए और 4 व्यक्ति नियोजन स्तर पर बताए। 4 और 4 8 व्यक्ति क्रियात्मक फॉरमैनशिप में। अब इसमें जो 4 व्यक्ति हैं वो हैं निर्देश पत्र लिपिक, समय एवं लागत लिपिक, कार्यक्रम लिपिक और अनुशासक कार्यालय में। और इसमें है गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस और निरीक्षक। ये 4 व्यक्ति हैं। आप उसमें डिटेल में देखिएगा पीडीएफ में। ये 8, इसका मतलब ये हुआ क्रियात्मक फॉरमैनशिप में कि ये जो 8 व्यक्ति हैं एक लेबर, एक श्रमिक को आदेश देंगे, यानी प्रत्येक श्रमिक को 8 व्यक्तियों से हर एक मामले पर आदेश प्राप्त होगा। ये 8 के 8 फॉरमैन कहलाते हैं। तो इसका क्या फायदा है? फायदा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में एक विशेष कार्य आता है, तो विशेषीकरण हो गया इसमें। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, आगे अपन पढ़ेंगे हेनरी फेयोल, और आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा, आदेश की एकता का सिद्धांत है। आदेश की एकता का सिद्धांत ये कहता है कि एक व्यक्ति का एक ही बॉस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बॉस कितने बन रहे हैं? 8। तो इस आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है ये, यानी ये इसके बिल्कुल विपरीत है। लास्ट पॉइंट है मानसिक क्रांति का। मानसिक क्रांति को समझे। मानसिक क्रांति कहना चाह रहा है कि प्रबंधकों और श्रमिकों, 2 वर्ग है, प्रबंधक और श्रमिक, दोनों में एक दूसरे के प्रति और काम के प्रति रचनात्मक, मानसिक रचनात्मक परिवर्तन होना चाहिए। यानी मन में उन दोनों में एक दूसरे के प्रति सहयोग और समर्पण की भावना आनी चाहिए, तो उसको कहेंगे मानसिक क्रांति। टेलर आगे कहता है कि दोनों पक्षों का ध्यान
लाभ बांटने पे नहीं, लाभ बढ़ाने पे होना चाहिए। यानी दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि लाभ जो हो रहा है संस्थान को, संगठन को, उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हमें मजदूरी के रूप में मिल जाए, उधर प्रबंधक चाह रहे हैं हमें वेतन के रूप में या लाभ के रूप में हमें मिल जाए। ऐसा ना हो कि दोनों का उद्देश्य होना चाहिए कि लाभ को इतना अधिक बढ़ा दिया जाए कि दोनों की जो आवश्यकताएं हैं वो फुलफिल हो जाए और किसी को भी संघर्ष या वैमनस्य नहीं करना पड़े। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक लेंगे वैज्ञानिक प्रबंधक के। तब तक के लिए धन्यवाद।